हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अजीत सर, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेज। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कंप्लीट कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, जिसमें से आपको पता है कि फर्स्ट वीडियो, सेकंड, थर्ड 3 वीडियो आपको मिल गया है। इस वीडियो में 25 तक है एक्सप्लेनेशन, और इसमें 50 तक है एक्सप्लेनेशन, और इसमें 75 तक एक्सप्लेनेशन है। ये हमारा वीडियो नंबर 4 होगा, जिसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन सीखेंगे 76 से लेकर 100 तक। तो विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, ये सभी जितने भी क्वेश्चन होंगे, ये जितने क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चल रहा है, सारे क्वेश्चन ये इस व्यू से रखी गई है या ली गई है जो 2023 में जितने विद्यार्थी इंटरमीडिएट यानी आईएससी की एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए गाइज, आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। आपको पता है कि 600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन चलेगा, जो ऐसे वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 करके ऐसे मिलेंगे आपको वीडियो। तो अब देखते हैं हम लोग वीडियो नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन चल रहा है, और हम लोग इसमें 76 यानी 76 से क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन है। अब बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आपको हम एक बात और बता देना चाहते हैं कि जितने क्लास 12th के अभी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ये वीडियो ज़रूर भेजें, ताकि उन लोगों का भी फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छी तरह से कंप्लीट हो और तैयारी अच्छी तरह से हो। तो विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। चलिए, अब आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 76 से आ गया है। कह रहा है कि एक समानांतर पट वायु संधारित्र। देखिए, एक समानांतर पट है, ठीक है, और वायु, इसके अंदर वायु भरा हुआ है, ठीक है, और ये संधारित्र है। इसके प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसके दूसरे प्लेट पर निगेटिव चार्ज हो गया। इसमें परावैद्युतांक भरी हुई है। अब कह रहा है कि जब इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा। जब बैटरी से कनेक्ट कीजिएगा तो इसमें आवेश की मात्रा बढ़ेगी। आप दरअसल है कि आवेश की मात्रा जैसे बढ़ेगी वैसे किसका मान बढ़ेगा जी, तो धारिता के मान बढ़ेगा। क्योंकि धारिता होता है यहाँ पे C डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है Q, यानी आवेश का मान बढ़ाने पर धारिता का मान बढ़ता है। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन डी में दिख रहा है। डी में है, आवेश और धारिता का मान बढ़ जाएगी। इसी तरह से विद्यार्थी आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। चलिए, क्वेश्चन नंबर 77 है। 77 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि शीशे के एक पट्टी को वायु संधारित प्लेट हो। देखिए, एक वायु संधारित प्लेट है, इसके बीच में वायु भरा हुआ है, हवा है, और इस संधारित प्लेटों के बीच खिसकाई जा रही है। अब शीशे को इधर खिसका रहा है। जब ऐसे इधर खिसकाइएगा तो इसकी धारिता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए क्या है ना, धारिता 2-3 पहली बात पर निर्भर करता है। पहली बात ये निर्भर करता है कि इनकी प्लेटों के बीच की दूरी पर। देखिए, इन प्लेटों के बीच की दूरी जितना अधिक बढ़ा दीजिएगा उतना ही अधिक धारिता का मान बढ़ जाएगा। दूसरी बात ये निर्भर करता है कि इसके बीच कैसी माध्यम हुई है, हवा है या पानी है या जल है। दूसरी, इसके बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। तीसरी बात कि इसके निकटतम पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि इसका निकटतम कितनी पदार्थ है, और जितने अधिक निकटतम पदार्थ को इसके पास लाइएगा उतना ही अधिक आवेश की मान बढ़ेगी। आवेश का मान बढ़ेगा तो धारिता का मान बढ़ेगा। इस तरह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, आगे क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 78। देखिए, 78 में कह रहा है कि दो संधारित्र ये है, और ये एक यहाँ पे बोल सकते हैं संधारित्र C1 का मान हो जा रहा है। इसकी धारिता दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड। अब देखिए, 2 माइक्रोफैराड है तो इसको माइक्रो को 10 के पावर -6 में कन्वर्ट कर देंगे, 6 माइक्रोफैराडे हो जाएगा, और एक हो जाएगा 4 × 10 के पावर हो जाएगा आपका -6 फैराडे। तो अब यहाँ से क्या करते हैं कि इस तरह से संयोजित होकर श्रेणी क्रम संयोजित है। तो श्रेणी क्रम संयोजित के लिए होता है C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 + 1/C2, ठीक।
तो अब यहाँ पे कह रहा है कि इस संयोजन के सिरे पर विभवांतर आरोपित है, कर आवेशित संधारित्र की विभवांतर ज्ञात करें। अब यहाँ पे विभव का मान ज्ञात करना है। तो विभव का मान निकालना बहुत आसान है, क्योंकि दो श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम संयोजित है, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे श्रेणी क्रम संयोजित के लिए 1/c इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/2 यहाँ गुने 10 के पावर -6 प्लस 1/4 गुने 10 के पावर -6। तो 10 के पावर 6 को कॉमन कर लेंगे, क्योंकि माइनस में तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो 1/2 प्लस 1/4, तो यहाँ पे एलसीएम निकालिएगा तो 1/2 और 4 के एलसीएम 2 होगा, 4 होगा। और यहाँ पे एक बार में 2, 4 के 2 बार में या प्लस 1, तो 3 हो जाएगा। तो ऊपर 3 होगा, नीचे 4 होगा। उसके पास 10 के पावर हो जाएगा यहाँ पे -6। अब यहाँ पे इसका मान पलटेगा तो c का मान आ जाएगा 4/3 ऊपर हो जाएगा -6। तो ये हो गया धारिता का मान। अब c का मान, धारिता का मान ये आ गया, तो c बराबर होता है Q/V। ठीक, अब Q/V हो रहा है, तो यहाँ से आप c इसका मान रखिएगा। ठीक, इसका मान पुट कीजिए, और जैसे ही पुट कीजिएगा तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी 400 वोल्ट आ जाएगा। इसका कैलकुलेट करने पर इसका जवाब आएगा कितना जी? 400। ठीक, आप यहाँ पे इसका रिजल्ट देख सकते हैं, कैलकुलेट करके बनाइए, इसको बनाइएगा तो इसका सही जवाब आएगा 400 वोल्ट। तो गाइज आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 79 को समझते हैं। देखिए 79 क्वेश्चन बहुत आसान है। कह रहा है कि धारा को, ये तो 10th बेस पे है क्वेश्चन, धारा मापने के लिए किस विविध का उपयोग, धारा मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है, ना वोल्टामीटर ना आवेश मीटर। तो किसका उपयोग होता है जी? एमीटर का उपयोग होता है। इस तरह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 80 को समझते हैं। देखिए वाट को प्रकट, वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति बराबर होता है W/T। ठीक, यानी इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड, एक जूल प्रति सेकेंड भी हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ ऑप्शन सी में है जूल प्रति सेकेंड। तो वाट प्रकट करता है जूल प्रति सेकेंड का, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। करेंट ले जाने वाले दो समानांतर तारों के बीच का बल। ठीक है, अब करेंट ले जाने वाला, दो समानांतर तार है और इसके बीच करंट ले जाने वाला है। ठीक, करंट जाता है, आगे बढ़ता है। करंट ले जाने वाले दो समानांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयुक्त होता है? तब दोनों के बीच का जो बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयुक्त होता है जी? तो यहाँ पे एम्पियर की परिभाषा के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक, क्या कहता है? करंट ले जाने वाले, ठीक है, दो समानांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होता है वो विद्युतीय बल होता है। ठीक, और विद्युतीय बल, ठीक, तो कह रहा है इनके बीच ले जाने वाला जो परिभाषा मिलता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो विद्युतीय बल होता है। लेकिन कह रहा है करेंट की बात हो रही है, तो करेंट की जब बात हो रहा है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एम्पियर, क्योंकि एम्पियर ही धारा की माप करता है। आपको पता भी है कि धारा की माप कौन करता है? तो एम्पियर करता है। आगे देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है विद्युत ऊर्जा मापने के लिए, देखिए विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यूनिट का उपयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा जितने हैं, जैसे बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट इसे बोला जाता है। ठीक, आपको पता भी है कि एक यूनिट बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। एक क्या कहा जाता है? इसको और कहा जाता है 1 किलोवाट घंटा, इसी को बोला जाता है। इसको एक यूनिट भी बोला जाता है, इसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोला जाता है, और 1 किलोवाट घंटा भी बोला जाता है, जिसका मान होता है 3.6 गुने 10 के पावर
6। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा को मापने वाला यंत्र कहलाता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा ही है जो किसकी माप करता है, विद्युत ऊर्जा की माप करता है। अब आगे बढ़िए और क्वेश्चन नंबर 83 को समझिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और छोटा सा क्वेश्चन है, ये तो 10th बेस पे है। 10th बेस में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विद्युत उसका तो बहुत इंपॉर्टेंस से ये क्वेश्चन हो जाता है। कहता है विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। विद्युत प्रतिरोध सबको पता है कि ओम से मापा जाता है। विद्युत प्रतिरोध जो है, जिसको इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोला जाता है, ये ओम से नियम से मिलता है। ओम के नियम में आई बराबर होता है V/R, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ओम नियतांक यहाँ पे कहलाता है और इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है। इस तरह से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं गाइज। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है कि 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है, वो विशिष्ट प्रतिरोध टेम्परेचर पर चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। यहाँ पे देखिए इसका सही, चालक के संयोजन से उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चालक की लंबाई से विशिष्ट प्रतिरोध की बात हो रही है। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से सूचित किया जाता है और रो बराबर होता है R/A/L। तो कह रहा है कि चालक का संयोजन पर, चालक की लंबाई पर, चालक का अनुप्रस्थ पर नहीं, ताप तथा चालक की प्रकृति पर, आखिर किस तरह से वो टेम्परेचर ले रहा है और साथ ही साथ वो किस तरह के इसका प्रकृति है, इस बात पर निर्भर करता है। कौन? तो विशिष्ट प्रतिरोध। जी, चालक प्रतिरोध की बात नहीं हो रही, क्योंकि प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ताप और इस सब बातों पर प्रतिरोध निर्भर करता है, लंबाई पर, ताप पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। लेकिन ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है ये निर्भर करता है ताप तथा चालक की प्रकृति पर। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी और क्वेश्चन नंबर देखिए, समझिए क्वेश्चन नंबर 85। देखिए 85 कह रहा है किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर। देखिए हम आपको अभी बताया कि प्रतिरोध का मान जो होता है ना, टेम्परेचर के समानुपाती। प्रतिरोध का मान जो होता है ये उसके तार के लंबाई के समानुपाती। प्रतिरोध का जो मान होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टेम्परेचर के समानुपाती हुआ, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा। इस तरह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ताप का मान बढ़ाने पर किसी चालक तार का प्रतिरोध का ताप बढ़ने पर उसका मान बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी और क्वेश्चन नंबर 86 को समझते हैं। देखिए 86 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओम का नियम बता देना चाहते हैं। 1826 ईस्वी में जज साइमन ओम द्वारा दिया गया था। निम्न में से किसके बारे में सही जवाब मिलता है? और ओम के नियम के बारे में बताइए। ओम का नियम क्या कहता है? तो ओम का नियम चालकी के नया अध्ययन करता है। कहता है किसी नियत ताप तथा भौतिकी के अपरिवर्तित मान पर किसी तार में प्रवाहित धारा, जो धारा है उत्पन्न सिराओं के विभवांतर समानुपाती होता है। किसकी बात हो रही? चालक की बात हो रही है। इस तरह से इसका ही जवाब ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। चलिए 87 कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। देखिए अभी बताएं हम आपको कि विद्युत ऊर्जा जो होता है, यूनिट जिसको बोला जाता है विद्युत ऊर्जा के मापने के लिए, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इसको किलोवाट घंटा भी बोला जाता है, आप जानते भी हैं। और इसका एक यूनिट या 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। आगे देख लीजिए, यहीं पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है अग्निशामक सूक्ष्म पाउडर में होता है। देखिए अग्निशामक जो होता है मतलब आग बुझाने वाला जो होता है, आग बुझाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, उसमें सूक्ष्म पाउडर में होता है। अब सूक्ष्म जो पाउडर होता है, उसमें जो पाउडर डाला गया होता है, वो पाउडर किस चीज़ का बना होता है? तो पाउडर बालू का होता है।
सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, बालू उसमें लगा रहता है और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। सोडियम बाइकार्बोनेट का आप सूत्र जानते भी है, NaHCO3 होता है और बालू होता है SiO3, ये बालू का सूत्र है। तो इसमें डाला गया होता है अग्निशामक पाउडर जो होता है, सूक्ष्म पाउडर में यही मिलाया गया होता है, जिस कारण से आग को बुझाना बहुत सिंपल हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, इसी तरह से क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 89, चलिए 89 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में प्रयोग, देखिए ऊष्मा जो गर्माहट है, उस गर्माहट को विद्युत में कौन कन्वर्ट करता है? एमीटर तक करता नहीं है, क्योंकि ये करंट की माप करता है। हाइड्रोमीटर भी नहीं करता है, वोल्ट मीटर भी नहीं करता है, तो करता कौन है? थर्मोकपल। थर्मोकपल जौन है ये क्या करता है कि हीट को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है। जो गर्माहटें होती है उस गर्माहट को करंट में सप्लाई करने का काम करता है थर्मोकपल। इस तरह से इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी। आगे बढ़िए और देखिए यह 90 नंबर क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है विद्यार्थी कि विद्युत बल्ब, सब कोई जानता है विद्युत बल्ब का आविष्कारक, जिसके बारे में आप जानते हैं थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन है जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बल्ब के आविष्कार करते समय ये 9,999 बार ये फेल हुए थे ये अपने आविष्कार में। तब जाके ये पूरे 10 इतने प्रयोग करने के बाद इनका जो बल्ब का फाइनली आविष्कार हुआ, जो दुनिया को प्रकाशित कर पाए। तो हम लोग को अपने लाइफ में एक चीज़ सीखने को मिलता है, इनकी लाइफ से अगर हम लोग इनके जर्नी को देखें तो यहाँ से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम लोग क्या करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, 2 बार ट्राई करते हैं, और क्या होता है उसके बाद क्या होते हैं, अपने आप को उसको रिजेक्ट कर देते हैं, दूसरे टारगेट लो लेते हैं, कहते हैं नहीं अब ये नहीं करेंगे, इसमें हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, अपने रास्ते को बदल देते हैं। लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन से हम लोग को बहुत बड़ी सीख मिलती है ये कि इन्होंने अपने प्रयोग में इतनी बार प्रयोग करने के बाद इतनी बार फेलियर, सबसे अधिक फेलियर अगर देखा जाए तो इनके लाइफ में, और बता देना चाहते हैं इनके प्रयोग में, मतलब अपने डेली लाइफ में, ये अपनी जो ज़िंदगी थी, इन ज़िंदगी में इन्होंने 360 से अधिक आविष्कार किए हैं, और इसमें से बल्ब सबसे इम्पोर्टेंस है थॉमस एल्वा एडिसन के लिए। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, इस तरह से देखिए 91 क्वेश्चन नंबर आप 91 को देखिएगा तो कह रहा है कि घड़ी की चाल को मापा जाता है। आपको बता देना चाहते हैं घड़ी की चाल माप करता है गीगाहर्ट्ज। देखिए गीगाहर्ट्ज क्या होता है, ये एक मशीन होता है जो घड़ी की चाल की बताता है, उसी में लगा रहता है, घड़ी के अंदर लगा रहता है गीगाहर्ट्ज। जो यहाँ पे गीगाहर्ट्ज के बारे में बात की, जीगा नहीं गीगाहर्ट्ज, तो ये क्या करता है, ये घड़ी की चाल स्पीड को बताता है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी माइक्रोफोन में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जो माइक्रोफोन होता है, जैसे अभी देखिए अभी हम रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं ये माइक्रोफोन से ही कर रहे हैं, हमारे पास माइक्रोफोन है, हम जो बोल रहे हैं ना तो ये विद्युत में कन्वर्ट कर रहा है, तो हम जो बोल रहे हैं तो ध्वनि है, तो ध्वनि को विद्युत में कन्वर्ट करने का ये काम करता है कौन? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का सही काम है कि वो क्या करता है कि ध्वनि को विद्युत में कन्वर्ट करता है। तो आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। चलिए 93 को आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा दिया जाए, अभी बताए थे कि प्रतिरोध का मान बढ़ने पर तार का मान बढ़ा दीजिएगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तार क्या होता है, समानुपाती होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कि प्रतिरोध यानी तार का लंबाई को बढ़ा दिया जाता है, लंबा कर दिया जा रहा है, तो इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 94 आप देख सकते हैं। 94 क्या कह रहा है, माइक्रोवेव, हाँ जी, माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का प्रयोग होता है वो होता है। अब माइक्रोवेव जो होता है
विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो माइक्रोवेव होता है, माइक्रोवेव ओवन 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 में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वो किसका होता है? मैग्नेट्रो का होता है, मैग्नेट्रो। ठीक है, यह एक धातु होता है, इसका उपयोग किया जाता है। इसमें माइक्रोवेव ओवन में माइक्रो ट्यूब का उपयोग होता है मैग्नेट्रो में। ठीक है, इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं गाइज। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर है 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ट्यूबलाइट में भरी होती है। अब ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है? आप जानते भी हैं कि ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है। कह रहा है कि सोडियम का वाष्प भरा रहता है। क्या ट्यूबलाइट में सोडियम का वाष्प होता है? ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है कि कम दाब पर पारे का वाष्प। जी हाँ, ट्यूबलाइट जो होते हैं वो ट्यूबलाइट में Hg रहता है, और Hg जो होता है ना उस पे उसका प्रेशर बहुत कम होता है। कम दाब पर पारे की वाष्प, इसके अंदर वो वाष्प भरा होता है, Hg का वाष्प भरा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, फिर भी आप पढ़ने पर तो ये आसानी से समझ में आ जा रहा है। कह रहा है जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है। अब देखिए, प्रतिरोध का मान कह रहा है कि अनंत हो, अनंत रुकावटें हो, बहुत सारे रुकावट हो, मतलब करंट की सप्लाई ही ना हो। तो जब करंट का सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा? विद्युत रोध ही होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, और क्वेश्चन नंबर आप देखिए यहाँ पे 97 नंबर कह रहा है कि 1831 ईस्वी में विद्युत का प्रौद्योगिक क्षेत्र में उपयोग तथा व्यावहारिक हो गया जब डैश ने डायनेमो खोज किया। देखिए, आपको हम बता देना चाहते हैं, माइक्रो फैराडे का तो आप नाम सुने भी होंगे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। और इसके बाद थोड़ा पीछे की कहानी सुनिए। क्या है ना कि 1820 ईस्वी में ऑस्टेड हॉन्स क्रिस्टोफर ऑस्टेड का आप नाम सुने होंगे। ये ऑस्टेड साहब थे जिन्होंने हॉन्स क्रिस्टोफर ऑस्टेड ने क्या किए थे कि इन्होंने एक प्रयोग किए, और ये प्रयोग की सहायता से इन्होंने धारा के सहायता से चुंबकीय क्षेत्र को बात बताया कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ठीक, कौन? ऑस्टेड साहब बता रहे हैं कि यदि हमें कोई धारा दे दे तो हम चुंबकीय क्षेत्र को दिखा सकते हैं। ठीक, तो ये इनका प्रयोग 1820 ईस्वी में था। इसके कारण से ये बहुत अधिक उस समय पब्लिश हो चुके थे। ये कौन? ऑस्टेड साहब। अब इनके प्रयोग की चारों ओर चर्चा होने लगी कि ये ऑस्टेड साहब ही हैं जिन्होंने धारा के सहायता से चुंबकीय क्षेत्र को दिखा दिए। अब क्या हुआ, इनके विपरीत दिमाग लगाए एक वैज्ञानिक साहब, जिन्होंने विपरीत दिमाग ये लगाए कि अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र दे दें किसी पदार्थ पर तो हम धारा की उत्पत्ति करेंगे। ये अपने विचार ले लिए, और विचार ये लिए कि यदि हम चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र से हम धारा निर्माण करेंगे। ये कहना था माइक्रो फैराडे का। और इन्होंने क्या किया, एक प्रयोग करना अब शुरू कर दिए। इस प्रयोग में चुंबक लिए थे, कुंडली लिए थे और धारामापी लिए थे। ये मात्र तीन चीज़ माइक्रो फैराडे लिए और अपने प्रयोग में लग गए। ये प्रयोग करते करते 11 बरस बीत गया। 11 बरस मतलब 1820 से स्टार्ट किए, 11 बरस समय लगा। 1831 ईस्वी में इन्हें सफलता मिली, जिस समय डायनेमो की खोज हुआ उस समय। तो इसका सही जवाब आप जानते हैं, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। आगे देखिए 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युत चालक है। देखिए, शुद्ध पानी जो होता है, शुद्ध पानी किस तरह का चालक होता है, जिसके अंदर क्या है ना, इसके अंदर कुछ डाला ही नहीं गया, पानी है। अब इसमें करंट की सप्लाई किस तरह से होता है, तो अच्छा तो होगा नहीं, सुचालक भी नहीं होता है,
खराब ही नहीं होता है, लेकिन औसतन इसमें करंट सप्लाई होता है, क्योंकि इसमें करंट की सप्लाई जो होता है, अगर शुद्ध पानी ले लिया जाए तो शुद्ध पानी के अंदर करंट की सप्लाई नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि शुद्ध पानी जो होता है ये एक परावैद्युतांक होता है, परावैद्युतांक से करंट का सप्लाई नहीं होता है, लेकिन ये विद्युतीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसमें HCl या अन्य प्रकार के पदार्थ को डाल दिया जाए तो इससे करंट की सप्लाई होना शुरू हो जाता है। इस तरह से औसत होगा मैक्सिमम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 को देख सकते हैं। 99 कह रहा है कि लोहे की जंग, लोहा पर जब जंग लगता है तो किस तरह की प्रक्रिया होती है? तो रासायनिक प्रक्रिया है। ये तो रसायन शास्त्र में अक्सर देखने को मिलता है। कह रहा है कि लोहे पर अगर जंग लग जाए तो ये किस तरह की प्रक्रिया होगा? तो ये रासायनिक प्रक्रिया होगा, क्योंकि लोहा का गुण जो होगा खत्म हो जाता है। चलिए आगे देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? तो ओम होता है। तो इस तरह से इसका सही जवाब ऑप्शन सी। तो विद्यार्थी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर इसमें इस सभी 25 क्वेश्चनों में यदि आपको प्रॉब्लम हुई होगी तो आप कमेंट जरूर करें। और हाँ, हम आपको पहले ही बता दिए कि इस वीडियो को पूरे शेयर करें, ताकि आपके साथ पढ़ने वाले हर एक विद्यार्थी जो क्लास 12 के एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हैं, उन लोगों को भी इस चीज़ का लाभ हो। इस तरह से आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो को पढ़ेंगे। आगे 101 से लेकर 125 तक हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार को ख्याल रखें।